नमस्कार, मैं हूं शुभ मिश्रा और आप देख रहे हैं अपना बिहार। चलिए करते हैं बुलेटिन की शुरुआत। और सबसे पहले बात मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा लिए गए अहम फैसले की। बिहार में कोरोना को लेकर एक बड़ा फैसला लिया गया है। राज्य में कम होती संक्रमण के मामलों के बीच सभी प्रतिबंध हटाए गए हैं। 14 फरवरी से अगले आदेश तक कोरोना को लेकर सभी प्रतिबंध हटा दिए गए। सीएम नीतीश कुमार ने कोरोना संक्रमण की वर्तमान स्थिति की समीक्षा की। कोरोना संक्रमण में लगातार आ रही कमी के बाद 14 फरवरी से सभी प्रतिबंध को हटाने के निर्देश जारी किए गए। यानी कि अब बिहार में सभी गतिविधियां सामान्य रूप से संचालित होंगी। 14 फरवरी से पूरी क्षमता के साथ स्कूल भी खुलेंगे। वहीं राज्य में 8वीं तक के सभी स्कूल कोचिंग पूरी क्षमता के साथ खोले जा सकेंगे। वहीं पार्क भी अब पहले की तरह ही सुबह शाम खोला जा सकेगा। इससे पहले दोपहर 2 बजे तक ही पार्कों को खोलने की अनुमति दी गई थी। हालांकि डीएम स्थानीय परिस्थितियों को देखते हुए आवश्यकता अनुसार प्रतिबंध लगाने को लेकर अधिकृत हैं। वहीं मास्क के साथ सोशल डिस्टेंसिंग के पालन की भी अपील की गई है। बिहार में कोरोना के मामले भले ही कम हो गए हों, लेकिन कोरोना अभी खत्म नहीं हुआ है। ऐसे में अभी भी कोरोना से बचाव को लेकर सावधानी बरतना अनिवार्य है। वहीं सरकार के फैसले को लेकर लोगों ने खुशी भी जाहिर की है। ये सर उतना रीजन लोग कोचिंग सब बंद था, ऑनलाइन चल रहा था, मतलब उतना सही नहीं था। मतलब खुल गया तो के लिए आ जा रहे हैं। अब तो 100% प्रेजेंस हो गया स्टूडेंट्स का, उसके साथ कोचिंग चलेगा तो कोई परेशानी नहीं होगी। नो सर, कोई परेशानी नहीं। आप चाहते थे? हाँ, बहुत दिन से चाह रहे थे। जी नहीं, सरकार ने ये फैसला लिया है तो बहुत अच्छा सोचा है, इसलिए कि बहुत दिक्कत थी। विद्यार्थी वर्ग को बहुत ज्यादा नुकसान हो गया है, शिक्षा विभाग को। हाँ, और कोचिंग संस्थान खुल गया है तो जैसे मकान मालिक भी हैं, उनके पास भी बहुत दिक्कत हो गई थी। तो इससे सरकार का फैसला बहुत अच्छा है। ऐसे नीतीश जी जो भी काम कर रहे हैं ठीक कर रहे हैं। बस इस पे ध्यान रखना चाहिए, सही से मॉनिटर करना चाहिए। अगर कोई केस फिर से बढ़ना शुरू होता है तो उसको देखना चाहिए और सही समय पे फैसला लेना चाहिए। अब लग रहा है कि सामान्य जिंदगी अब फिर से शुरू हो जाए। हाँ, ऐसा तो लग रहा है, क्योंकि कोरोना भी कमजोर हो रहा है तो अपना तरफ से। लेकिन लोगों को समझना चाहिए कि कोरोना अभी गया नहीं है। अभी हम सेफ्टी में रहें, पार्क जाए या कुछ मास्क लगाएं, दूरी बनाए रखें। जब तक पूरी तरह बिल्कुल खत्म नहीं हो जाएगी केस, जब तक आते आएगा, नहीं तो फिर वही स्थिति प्रॉब्लम हो जाएगा, लॉकडाउन लग जाएगा। और बिहार में अपनी ही सरकार में पुलिस व्यवस्था से नाराज विधानसभा अध्यक्ष जमकर बरसे और अधिकारियों को चेताते हुए साफ शब्दों में कह दिया है कि कुशासन का मनोबल बढ़ाने का खेल बंद हो और सुशासन स्थापित करने के लिए अधिकारी ईमानदारी से काम करें। विधानसभा अध्यक्ष विजय कुमार सिन्हा ने कहा, सिर्फ खाना पूर्ति के लिए कार्रवाई नहीं होनी चाहिए, बल्कि इसका फर्क साफ तौर पर दिखना चाहिए। विजय कुमार सिन्हा ने कहा, विधानसभा के पास बहुत सारे अधिकार हैं और इसका दुरुपयोग नहीं करना चाहते हैं, लेकिन विधानसभा को कोई हल्के में लेने की भूल कतई ना करें। विजय कुमार सिन्हा लखीसराय में सरस्वती पूजा के दौरान कुछ लोगों पर गलत तरीके से मुकदमा किए जाने को लेकर नाराज हैं और अधिकारियों से दोषी पुलिसकर्मियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। शासन स्थापित करने के लिए ईमानदारी के साथ काम करना होगा और अपराधी जो सही में है उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। खाना पूर्ति नहीं होनी चाहिए और खाना पूर्ति के नाम पर कुशासन लाने का और दुशासन के मनोबल को बढ़ाने का ये खेल अब बंद होनी चाहिए। ये खेल कतई स्वीकार नहीं है। इस खेल में जो संलिप्त हैं, जो कमजोर कड़ी हैं, वैसे लोगों को चिन्हित कर करके सरकार कार्रवाई करे। और अब खबर बिहार के सियासी गलियारों से। दरअसल जेडीयू में बड़े नेताओं की एक दूसरे के खिलाफ बयानबाजी से बिहार की सियासत एक बार फिर से गर्मा गई है। पार्टी में गतिरोध उत्तर प्रदेश के चुनाव में सीटों को लेकर शुरू हुआ, जो अब सतह पर आ चुका है। सियासी गलियारों में जेडीयू के अंदर आरसीपी और ललन के बीच की बयानबाजी पार्टी में तेज होती गुटबाजी के तौर पर देखी जा रही है। आखिर क्या है जेडीयू में बयानों का खेल, समझिए इस रिपोर्ट के जरिए। अरे आप लोग एक के बतिया को ना बार बार पूछते रहते, उसके आगे भी बढ़ोगे ना, वो तब हो गया, चैप्टर क्लोज हो गया, उस पर क्या बोलना।
जेडीयू नेता और केंद्रीय मंत्री आरसीपी सिंह किस बात का चैप्टर क्लोज बता रहे हैं, तो जरा जान लीजिए। आरसीपी यूपी चुनाव से जुड़े सवाल पर सफाई दे रहे हैं। कह रहे हैं कि जेडीयू के यूपी में अकेले लड़ने की उन्हें कोई जानकारी नहीं। एक बार फिर से सुन लीजिए। उत्तर प्रदेश में बातें क्यों नहीं हो पाई? अरे भाई अरे आप लोग एक के बतिया को ना बार बार पूछते रहते, उसके आगे भी बढ़ोगे ना, वो तब हो गया, चैप्टर क्लोज हो गया, उस पर क्या बोलना? भाई हमरा उसके बारे में पता नहीं है। बस इसी बात को लेकर जेडीयू के दूसरे बड़े नेता एक सुर में बयानबाजी करने लगे। मोर्चा खुद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह ने संभाला और कह दिया कि कुछ लोग बड़ा सपना देख लेते हैं, ऐसे लोगों का मानसिक संतुलन ठीक नहीं। और इस तरह का जो कोई अगर मन के अंदर और कोई सपना में भी अगर जो सोचता है तो वो वही सोच सकता है जिसका मानसिक संतुलन सही नहीं। बात जेडीयू के भीतर गुटबाजी की इसलिए भी की जा रही है कि पार्टी के दूसरे बड़े नेताओं ने भी आरसीपी का नाम लिए बगैर उनकी मंशा पर सवाल खड़े कर दिए। लेकिन पार्टी का एक सिस्टम होता है, उस सिस्टम से जुड़कर सब लोगों को काम करना चाहिए, उनको भी इसी सिस्टम से जुड़कर काम करना चाहिए। इस सवाल को मैं अपनी राय के विषय में कह सकता हूँ। पार्टी की राय क्या है? पार्टी के स्पोक्समैन तो पार्टी के पदाधिकारी और जो अधिकृत व्यक्ति हैं वही बोलेंगे, लेकिन मैं पार्टी के विषय में जो जानता हूँ, पार्टी के सारे लोगों ने जो कहा है उसमें विशेष राज्य के दर्जे की ही बात करें। अब समझने वाली बात यह है कि ललन सिंह से पहले आरसीपी जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे। अब आरसीपी सिंह बतौर सांसद केंद्र की मोदी सरकार में कैबिनेट मिनिस्टर हैं। बिहार में बीजेपी के सहयोग से सरकार चला रही जेडीयू उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में इस बार अकेले मैदान में है। केंद्रीय मंत्री होने के नाते आरसीपी सिंह यूपी चुनाव में प्रचार के लिए पार्टी की ओर से नहीं जा रहे। विशेष राज्य के दर्जे के मुद्दे पर भी आरसीपी सिंह का बयान पार्टी लाइन से अलग हटकर देखा जाता रहा है। शायद इसी वजह से जेडीयू के भीतर बयानों के तीर चल रहे हैं। न्यूज़ 18 के लिए पटना से आनंद अमृतराज के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। वहीं बिहार के लाल और विकेट कीपर बल्लेबाज ईशान किशन मौजूदा आईपीएल सीजन के सबसे महंगे खिलाड़ी बन गए हैं। उन्हें मुंबई इंडियंस ने 15 करोड़ से अधिक रुपए में खरीदा है। पिछले सीजन में सिर्फ उन्हें 6 करोड़ रुपए मिले थे। ईशान के इस शानदार उपलब्धि पर परिवार से लेकर बिहार झारखंड के खेल प्रेमियों में काफी उत्साह है। आईपीएल के 15वें सीजन की नीलामी में बिहार के लाल ईशान किशन छा गए हैं। मुंबई इंडियंस ने इन पर रिकॉर्ड तोड़ बोली लगाई है। मुंबई इंडियंस ने ईशान किशन को 15 करोड़ 25 लाख रुपए में खरीदा है। इस तरह आईपीएल ऑक्शन के इतिहास में वे दूसरे सबसे महंगे भारतीय खिलाड़ी बन गए हैं। इससे पहले युवराज सिंह को 2015 की नीलामी में दिल्ली डेयरडेविल्स ने सबसे ज्यादा 16 करोड़ रुपए की बोली लगाकर खरीदा था। आईपीएल इतिहास में दूसरे सबसे महंगे भारतीय क्रिकेटर बने ईशान किशन। ईशान किशन को मुंबई इंडियंस ने 15.25 करोड़ रुपए में खरीदा। आईपीएल के सबसे महंगे भारतीय विकेट कीपर बन गए ईशान किशन। आईपीएल ऑक्शन में बिहार की ईशान की उपलब्धि से उनके माता पिता बेहद खुश हैं। न्यूज़ 18 के कैमरे पर अपने लाल की धमक छिपाए नहीं छिप रही। नहीं, बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत खुशी हो रही है। और सबसे बड़ी बात इस चीज़ की खुशी है कि टीम ने इतना भरोसा किया कि वो लोग ऑल आउट गए और इतनी भारी रकम देकर के उन्होंने ईशान को रिटेन किया अपने पास। इस चीज़ की बहुत खुशी है। एक माँ के लिए मुझे नहीं लगता कि इससे बढ़कर और खुशी की बात होगी। नहीं, कुछ नहीं। बच्चा इतना ग्रो कर रहा है, इससे बड़ी खुशी और कुछ नहीं हो सकती। बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत 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 अच्छा लग रहा है। घरेलू क्रिकेट में झारखंड की ओर से खेलने वाले इस युवा क्रिकेटर की आईपीएल में शानदार बोली लगने पर रांची में भी ईशान के दोस्त बेहद उत्साहित हैं। यहां हरमू के एक क्रिकेट अकादमी से ईशान का विशेष जुड़ाव रहा है। जब भी वो रांची पहुंचते हैं, इस अकादमी में जरूर आते हैं। इससे ज्यादा खुशी की बात नहीं है। सुबह से हम लोग वेट कर रहे थे कब उसका नंबर आए ऑक्शन और टेबल पे, और जब बोली लग रही थी तो अंदर से जो एक अलग फीलिंग है उसको हम बयान नहीं कर सकते आपके सामने। और ढेर सारी बधाई हो मुंबई इंडियंस ने फिर से एक बार उन पर भरोसा दिखाया है।
हाँ, वो जब भी हमारे बीच आते हैं तो अपना जो ऊंचा लेवल का एक्सपीरियंस होता है, जो एक प्लेयर को मोटिवेट करता है आगे के लिए, वो चीज़ हमें बताते हैं, हमें आगे के लिए प्रोत्साहित करते हैं। उनका बहुत सी ऐसी बात है जो खेल विभाग के लिए, खेल में आगे बढ़ने के लिए और आगे तरक्की जाने के लिए जो मेहनत है, जो डेडिकेशन है, वो अच्छे तरीके से समझाते हैं। ईशान किशन के बारे में भी जान लीजिए। बाएं हाथ के बल्लेबाज और विकेट कीपर हैं ईशान किशन। घरेलू क्रिकेट में झारखंड के लिए खेलते हैं। 2016 अंडर 19 क्रिकेट विश्व कप के कप्तान भी रहे हैं। श्रीलंका के खिलाफ वनडे मैच में डेब्यू किया था। ईशान ने भारत के लिए 3 वनडे मैच खेले हैं। ईशान किशन 5 T20 मैच भी खेल चुके हैं। जाहिर तौर पर ईशान किशन की शानदार उपलब्धि पर बिहार से लेकर झारखंड के खेल प्रेमियों में बेहद उत्साह है। हम भी ईशान के उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। न्यूज़ 18 के लिए रांची से ओम प्रकाश और पटना से संजय कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। वहीं आईपीएल में दूसरे सबसे महंगे भारतीय खिलाड़ी बनने के बाद ईशान किशन को पूर्व क्रिकेटर अमीरकर दयाल ने बधाइयां दी हैं। पटना में अमीरकर दयाल ने कहा कि बिहार के और भी क्रिकेटर गए हैं, जिससे दूसरे राज्यों की तरह बिहार के और भी खिलाड़ियों को मौका मिल सकता है। लेकिन अमीरकर दयाल बिहार में क्रिकेट की बदहाली से दुखी भी हैं। 6 साल के जब उम्र से, तो मुझे तो हम ज्यादा खुशी किसी को नहीं होगी। और ये बिहार के लिए क्या, इंडिया के लिए, अभी आज के दिन में आप इंडिया के लिए बहुत बड़ी बात। लेकिन जो बिहार के 6 बच्चे गए हैं, हमारे और भी बच्चे जा सकते थे। कई स्टेट है जहाँ पे 20 बच्चे गए। तो हम तो चाहेंगे, हमारे बहुत टैलेंटेड बच्चे हैं जो मिस कर गए हैं, उनका जब वो जाते तो शायद और भी बच्चे आईपीएल के मेन टीम में हो सकते थे। तो ये दुर्भाग्य बिहार का। बिहार को इस पर काम करना होगा, यहाँ के क्रिकेट एसोसिएशन को इस पर मेहनत करना होगा और ईमानदारी से मेहनत करना होगा। और इंडियन प्रीमियर लीग 2022 के मेगा ऑक्शन के पहले दिन ईशान किशन को मुंबई इंडियंस ने 15.25 करोड़ रुपए में खरीदा है। इसे लेकर ईशान किशन के पैतृक घर नवादा में भी जश्न का माहौल है। लोगों ने पटाखे जलाकर खुशी का इजहार किया है। ईशान किशन के घर बधाई देने के लिए लोग पहुंच रहे हैं। क्या बधाई पोता तो मेरा बधाई है। और उसका हम तो कहे कि भाई और अच्छा खेले, उसकी जवाबदेही बढ़ गई है और इतना अच्छा खेला, इतना अच्छे उसका में ऑप्शन हुआ है। तो हम चाहते हैं कि और अच्छा खेले और अपने देश के लिए खेलकर अपना नमूना पेश कर और देश को गौरवान्वित करे। और चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। दरभंगा में जमीन के विवाद में घर पर बुलडोजर से हमला किया गया और 4 लोगों को जिंदा जलाकर मारने का प्रयास। मामले में एफएसएल की टीम जांच में जुट गई है। एफएसएल की टीम ने जले कपड़े के सैंपल लिए, जिसे जांच के लिए लैब में भेजा जाएगा। वहीं इस घटना में नामजद केस दर्ज किए जाने के बाद भी पुलिस के हाथ खाली हैं। पीड़ित परिवार का आरोप है कि दबंगों को पुलिस संरक्षण दे रही है और जानबूझकर कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। 10 फरवरी की रात शहर के बीचों बीच जीएम रोड में जबरन जमीन पर कब्जा करने के लिए दबंगों ने बुलडोजर से घर पर हमला करने के बाद 4 लोगों को जिंदा जलाकर मारने का प्रयास किया था, जिसमें गर्भ में पल रहे एक बच्चे की मौत भी हो चुकी है। वहीं 2 लोगों की हालत अब भी नाजुक है। इसमें बड़े बड़े आदमी का हाथ है, सपोर्ट है और शिव कुमार झा जो है वो सबसे बड़े हैं, वही करवाए हैं सब कुछ। अच्छा, प्रशासन का कैसा सहयोग रहा? प्रशासन का कुछ सहयोग नहीं रहा। वो दो दिन प्रशासन पूरे मिले हुए थे। वो जो है क्या नाम है पटवारी का, राकेश सिंह जो भी है, वो मिले हुए हैं। अच्छा, अभी क्या स्थिति है जो दोनों लोग के साथ मेरी दीदी और मेरे भैया, वो दोनों बहुत क्रिटिकल है, बहुत क्रिटिकल। उन लोगों के साथ क्या हो सकता है अभी भी हम लोग को नहीं मालूम। और घटना स्थल का निरीक्षण किया, जला हुआ तो यहाँ पे काफ़ी सामान मिला है। इसका प्रयोगशाला में फर्दर जांच के बाद ही कुछ क्लियर हो पाएगा। चीज़ें कुछ क्लियर हो पाएंगी। किस पेट्रोलियम पदार्थ का यूज किया गया है और इसका मतलब पेट्रोलियम पदार्थ का कितना वो था कि कौन सा है, पेट्रोल है कि डीजल है, केरोसिन है, ये सब प्रयोगशाला में जांच के बाद ही पता चल पाएगा। अभी इतना जल्दी किसी निष्कर्ष पे नहीं पहुंचा जा सकता है।
वहीं नक्सली टेरर फंडिंग मामले में राष्ट्रीय जांच एजेंसी यानी कि एनआईए ने आज देश भर के 26 ठिकानों पर छापेमारी की है। बिहार के भी 7 जगहों पर केंद्रीय एजेंसी की धमक से खलबली मच गई है। ऐसे लोगों से पूछताछ की जा रही है जिनके ताल्लुकात नक्सलियों से हैं। केंद्रीय जांच एजेंसी एनआईए ने नक्सलियों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई को अंजाम देते हुए बिहार, झारखंड, आंध्र प्रदेश और ओडिशा में करीब 26 लोकेशंस पर छापेमारी की है। छापेमारी शनिवार सुबह से शुरू हुई। बिहार में शनिवार की सुबह नेशनल इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी यानी एनआईए ने कुख्यात नक्सली प्रद्युम्न शर्मा, सहदेव यादव, अनिल यादव, प्रमोद मिश्रा और उनके नजदीकी लोगों के ठिकानों पर अलग अलग जिलों में एक साथ छापेमारी की। इस छापेमारी को बेहद गोपनीय रखा गया था। एनआईए ने रेड डाली है, उनमें पटना ग्रामीण, जहानाबाद, अरवल, नवादा, औरंगाबाद, नालंदा और गया जिले शामिल हैं। केंद्रीय जांच एजेंसी 4 राज्यों के 26 लोकेशन पर छापेमारी कर रही है। उन 4 राज्यों की अगर बात करें तो बिहार, झारखंड, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश के 26 अलग अलग लोकेशन पे छापेमारी कर रही है। बिहार की अगर बात करें तो गया, नालंदा, पटना समेत दूसरे जो इलाके हैं वहां पे छापेमारी कर रही है। जहानाबाद में हुलासगंज थाना क्षेत्र के रुस्तमपुर में कुख्यात नक्सली प्रद्युम्न शर्मा और मोकिनपुर में विकास शर्मा के ठिकानों पर छापेमारी की गई। वहीं नवादा के सिरदला थाना क्षेत्र के संपत बिघा गांव में सहदेव यादव के घर पर छापेमारी की गई। शनिवार की सुबह जहानाबाद के हुलासगंज में एनआईए की टीम पहुंची थी। यहां तक कि जिले के अधिकारियों को भी नहीं पता था कि आखिर एनआईए की टीम आई क्यों है। कुछ घंटों के बाद यह पता चला कि नक्सली प्रद्युम्न शर्मा और उनके सहयोगियों के ठिकानों पर छापेमारी की जा रही है। हालांकि वहां से ऐसा कुछ भी नहीं मिला जिसको लेकर छापेमारी की गई। अरवल के निरखपुर गांव में नक्सली संगठन के पूर्व एरिया कमांडर आनंदी पासवान के घर पर भी एनआईए की टीम ने दबिश दी। करीब 4 घंटे तक पूछताछ की गई और घर को खंगालने के बाद कई दस्तावेज भी अपने साथ ले गई। उधर नवादा के सिरदला थाना इलाके के संपत बिघा गांव में कम्युनिस्ट नेता सहदेव यादव के घर एनआईए की टीम ने छापेमारी की और उनका मोबाइल फोन जब्त कर अपने साथ ले गई। सीबीआई के अफसर से हम आपका घर को जांच करेंगे। तो हम लोग घरे थे, बाहर थे, बोले जांच कर लीजिए। पूरा सब रूम खोल दिए कि जांच कर लीजिए। पूरे सब जगह जांच किए तो कुछ नहीं उनको मिला। तो बोले अपना वाला मोबाइल दे दीजिए हमको। उसी को लेके चले गए जिसका हमको रिसीविंग दिया और घर से कोई चीज़ नहीं मिला। और साथ में उनका कोई अफसर थे जिनको आप पहचाने? डीएसपी रजौली और थाना प्रभारी से। ये नक्सलियों को टेरर फंडिंग को लेकर अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई बताई जा रही है। उम्मीद है केंद्रीय एजेंसी की जांच में कई अहम सुराग हाथ लगेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और सीतामढ़ी में 34,82,000 रुपए का नेपाली नोट जब्त किया गया है। पुलिस को यह सफलता पासवान चौक के पास मिली। गाड़ी चेकिंग के दौरान पुलिस को देख एक बाइक सवार भागने लगा, जिसके बाद पुलिस ने पीछा कर उसे पकड़ा भी तो उसके पास से 34,82,000 रुपए नेपाली करेंसी बरामद हुआ। और फिलहाल के इस बुलेटिन में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। आप बने रहें न्यूज़ 18 बिहार झारखंड के साथ।